A very good day to viewers and my students. This is Sayyid Zaki Ahmed. I am your instructor today for this lecture. Today we'll learn how to make final adjustments to that final trial balance. इस लेक्चर को आखिर तक ज़रूर देखें और आपको समझ आएगी इसकी, क्योंकि ये फाउंडेशन स्टोन है फाउंडेशन अकाउंटिंग साइकिल के क्लोजिंग का सिस्टम का। क्लोजिंग याद रखें जब एंड ऑफ द पीरियड होती है और एडजस्टिंग एंट्रीज भी एंड ऑफ द पीरियड पे होती हैं। एडजस्टिंग एंट्रीज मेनली आपकी बैलेंस शीट आइटम्स को प्रॉपरली एडजस्ट किया जाता है। इसी तरह इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस ड्यूरिंग द पीरियड को सही तरह अपडेट किया जाता है। तो इन चीज़ों के लिए ये एडजस्टिंग एंट्रीज की जाती हैं। तो ये आपको अभी आगे मैं करना सिखाऊंगा, तो आप इसको और से इस लेक्चर को आखिर तक सुनें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट नए लेक्चर्स मिलते रहें। आज का लेक्चर हमारे सीरीज़ का FACC नंबर 5 है। इसके लेक्चर में आपको हम एडजस्टिंग एंट्री सिखाएंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था, याद रखिए कि एडजस्टिंग एंट्रीज जो हैं वो हमेशा एंड ऑफ द पीरियड पर होती हैं और इनको एंड ऑफ द पीरियड को एडजस्ट किया जाता है कुछ चीज़ों को, जैसे बैलेंस शीट आइटम्स की। इसी तरह बाज़ एक्सपेंसेस जो अनरिपोर्टेड होते हैं उनको एज एन एक्सपेंस शो किया जाता है हमारे इनकम स्टेटमेंट के अंदर, एडजस्ट किया जाता है उनको। तो नॉर्मली फाइनल एडजस्टमेंट्स जो वो प्रीपेड एक्सपेंसेस को होती हैं। इसी तरह इनकी फाइनल एडजस्टमेंट डेफर्ड रेवेन्यू में होती हैं। इसी तरह फाइनल एडजस्टमेंट इन्वेंट्री में भी की जाती है। इन सब के अंदर एडजस्टमेंट्स होती हैं। तो ये एडजस्टमेंट अमूमन रिकॉर्ड करते हुए आप इनको एडजस्टिंग एंट्रीज कहते हैं इन द शॉर्ट। तो दोस्तों अभी तक आप लोगों ने कितनी भी एंट्रीज देखी हैं, इसमें हमने पूरा साइकिल अकाउंटिंग डिस्कस किया, जनरल एंट्रीज डिस्कस की, उनको पोस्टिंग करना लेजर में, लेजर से उनको ट्रायल बैलेंस बनाना, एडजस्टिंग बेसन, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अब हमारी बारी आ रही है कि हम लोग एडजस्टिंग। अब एडजस्टमेंट्स की बात आती है जहाँ पर यहाँ मेनली हमारा मेन मोटिव ये होता है कि जो भी एडजस्टमेंट्स हुई हैं उनको प्रॉपरली अपडेट करना, जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, डेफर्ड रेवेन्यूज़ हैं और इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट्स हैं। ये इनको अपडेट करना और नॉर्मली इनको एंड ऑफ द पीरियड किया जाता है। तो एंड ऑफ द पीरियड करने के बाद इनको प्रॉपरली एडजस्ट कर लिया जाता है। तो इसी तरह यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ जब हम आएंगे इस वक्त हम एडजस्टिंग एंट्री शुरू करते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले हमारे पास अब देखें, अब यहाँ पर हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है कि जी इस वक्त $800 का सामान सप्लाईज का पड़ा हुआ है। अच्छा, हम यहाँ पे इंटरेस्टेड इसमें नहीं है कि सप्लाईज कितना पड़ा हुआ है, हमें एडजस्टिंग में इससे इंटरेस्ट होता है कि कितना इस्तेमाल हुआ पीरियड में। तो उसके लिए हम इस खास इसी तरह सिमिलरली हमारी प्रीपेड इंश्योरेंस हमारे पास आई हुई है, लेकिन प्रीपेड इंश्योरेंस कितनी एक्सपायर हो गई इस दरमियान में, इसकी इंफॉर्मेशन इस मंथ में ये हमें मिलती है इस डाटा को देखने के बाद। तो इसी तरह जब हम जाते हैं, सप्लाईज हमारे पास 800 थे। अब जब हम जाके देखते हैं डाटे में तो हमारे पास एक्चुअल ट्रायल बैलेंस अनएडजस्टेड में जो दिखता है वो है, अब जब आप जाते हैं तो वहाँ आपको अनएडजस्टेड में ये सप्लाईज का ट्रायल में आपको 2000 का दिख रहा है सप्लाईज का बैलेंस। तो इसका मतलब है कि ये 2000 था यहाँ पे, लेकिन अब ये 800 रह गया। तो ड्यूरिंग द मंथ कितना इस्तेमाल हुआ है, 2000 में से 800 माइनस करें तो 1200 आपका इस्तेमाल हुआ है। तो आप ये एडजस्टिंग एंट्री डालेंगे तो सप्लाईज एक्सपेंस के नाम से आप डेबिट करेंगे और सप्लाईज जो है वो
क्रेडिट हो जाएगा 1200 से। अब देखें, हम सप्लाई को देख रहे हैं, हमारे पास सप्लाईज लिखी हुई है 800 हमारे इंफॉर्मेशन के मुताबिक। अभी 800 जो है ये आपको दिखा रहा है सप्लाईज जो है ये बेसिकली एसेट है जो रिमेनिंग हमारे पास दिख रही हैं। लेकिन जब आप ट्रायल की तरफ देखते हैं गौर से तो अनएडजस्टेड ट्रायल में आपको वो 2000 नज़र आ रहे हैं। तो इसका मकसद ये कि ये इसमें से 1200 इस्तेमाल हो गए हैं इस महीने में, तो एडजस्टमेंट्स के आपको उसकी करनी पड़ेगी। तो ये जो सप्लाईज जो 2000 दिख रहे हैं अनएडजस्टेड ट्रायल में, इनको हम 1200 इसमें से कम कैसे करेंगे, इसको क्रेडिट करेंगे सप्लाईज को 1200 से। इसी तरह इसका कॉरस्पॉन्डिंग डेबिट अकाउंट कौन सा होगा, जो हमारा आप देखें ट्रायल के अंदर सप्लाईज एक्सपेंस के नाम से। तो जब आप इसको लिखेंगे तो ये सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा 1200 से। आपकी डेबिट और क्रेडिट एंट्री दोनों बराबर हो जाती है। ठीक है जी, ये आपकी मंथ एंड की एडजस्टिंग एंट्री है सप्लाईज की। ठीक है जी। अब हम एक दूसरी एंट्री को देखते हैं। यहाँ आप गौर कर रहे हैं कि ये बोल रहा है कि प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपायर्ड सम ऑफ इट। तो अब प्रीपेड इंश्योरेंस कुछ एक्सपायर हुई है, तो इसका मकसद है पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि कितनी हमने और कब की थी प्रीपेड इंश्योरेंस की एंट्री। ये देखें यहाँ ये एंट्री हुई है, ये वही 31 जनवरी को कर रहा है उसकी एंट्री। जब हम देखते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस का बैलेंस जो है वो $6000 है, जो कि 1 जनवरी को हुआ। जब आप गौर करते हैं तो 1 जनवरी को पे हुआ तो इंश्योरेंस 1 साल की पे होती है। तो इसमें आपने गौर किया कि ये एसेट है बेसिकली और ये रिड्यूस हो रही है। तो इसको कैसे रिड्यूस करेंगे, अब आप प्रीपेड इंश्योरेंस 1 महीने के बाद जनवरी 31 को एक्सपायर हो गई, यानी साल के अंदर 1 महीना एक्सपायर हो गया। तो पहले तो आप कैलकुलेट करते हैं हर महीने कितनी इंश्योरेंस एक्सपायर हो रही है। दैट मीन्स कि आप $6000 को डिवाइड करें 12 महीने से, तो देखें कितने निकलता है हिसाब। तो आपके $500 तकरीबन पर मंथ एक्सपायर हो रही है इंश्योरेंस। तो जनवरी 31 को 1 महीने की इंश्योरेंस आपकी एक्सपायर हुई, तो आपके पास 500 इंश्योरेंस जो है वो प्रीपेड एक्सपायर हो गई जनवरी 31 को। तो आपने डेबिट और क्रेडिट में 500 तो डाल दिए। प्रीपेड इंश्योरेंस को क्रेडिट करेंगे तो कम हो जाएगी, वो जाहिर बात है, डेबिट थी पहले। तो 6000 में से 500 माइनस हो गए, तो 500 आपने वहाँ लिख दिए इंश्योरेंस ड्यूरिंग द पीरियड प्रीपेड एक्सपेंस एक्सपायर हो गया। अब आप गौर करते हैं कि आपको कौन सी चीज़ डेबिट में लिखनी है। तो डेबिट में जब आप ट्रायल देखते हैं तो आप गौर करेंगे इससे रिलेटेड एक ही चीज़ नज़र आती है, वो है प्रीपेड इंश्योरेंस के सामने इंश्योरेंस एक्सपेंस नज़र आता है आपको। तो वही एक्सपायर होता है एक्सपेंस जो है इस महीने का, तो आपने वो इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट लिख दिया वहाँ पे। तो ये आपकी एंट्री होगी डेबिट की और क्रेडिट की। ठीक है जी, तो इस तरह आपने ये करनी है। अब एक और एडजस्टिंग एंट्री की तरफ हम आते हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो हमको पता लगेगा, देखेंगे। तो आप गौर कीजिएगा, ये अगली एंट्री जो है वो हमारी एक्रूड वेजेस लिखी हुई है उन्होंने, एक्रूड वेजेस ऑफ 700। अब गौर कीजिएगा, जी हाँ 700 एक्रूड वेजेस। तो इन्होंने ये एक्रूड वेजेस का मकसद ये है कि ये वेजेस लायबिलिटी हमारे ऊपर क्रिएट हुई है इस महीने में, यानी देनी है हमने, अभी तनख्वाहें कैश पे नहीं की। और एक चीज़ इसमें याद रखिएगा, एडजस्टिंग एंट्रीज़ में कैश को हम बिल्कुल भी नहीं छेड़ते। नॉर्मली एडजस्टिंग एंट्रीज़ के अंदर हम वही एडजस्ट करते हैं, या तो एक इनकम स्टेटमेंट का अकाउंट और एक बैलेंस शीट का अकाउंट छेड़ते हैं। तो इस पोजीशन से यहाँ पे आपने गौर किया, जब आपने गौर किया
तो यहाँ एक्रूड वेजेस का मकसद ये है कि वेजेस का एक्सपेंस हुआ है $700 का, तो आपने डाला वेजेस एक्सपेंसेस $700, और एक्रूड वेजेस के मुकाबले में आप ट्रायल बैलेंस में जब चेक करते हैं तो गौर करते हैं कि इससे बराबर कौन सी चीज़ मिलती है। तो यहाँ वेजेस पेएबल अगला अकाउंट आ रहा है जो कि आपको एज अ लायबिलिटी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि आप पे नहीं कर रहे। तो यहाँ आप वेजेस पेएबल डाल देंगे 700 31 जनवरी को। ठीक है जी, इस तरह आपका डेबिट और क्रेडिट होगा बराबर। यहाँ एक चीज़ याद रखने वाली है, मैंने पहले भी बताई कि एक एडजस्टिंग एंट्रीज में इनकम स्टेटमेंट अकाउंट छेड़ा जाता है, तो दूसरा जो है वो बैलेंस शीट का अकाउंट को एडजस्ट किया जाता है, दोनों के बैलेंसेस को करके बराबर किया जाता है। ठीक है जनाब, यही इसमें समझने वाली चीज़ है बेसिकली। तो इससे आगे चलिए अब एक और एंट्री देखते हैं बारी बारी, जो कि बड़ी ज़रूरी है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ देखें ये एंट्री डल रही है, अनबिल्ड फीस जो कि $500 थी। अब यहाँ मतलब आपके अगर समझ आ रहा हो, अनबिल्ड का मकसद है कि सर्विस परफॉर्म हो गई है, रेवेन्यू आप पर ड्यू हो गया है, लेकिन अभी तक आपने उसको बिल नहीं किया। दैट मीन्स इन फ्यूचर आपको ये रेवेन्यू मिल जाएगा, लेकिन अभी आपको मिला नहीं है एज अ कैश। तो इस पोजीशन के लिए यहाँ आप अपनी एंट्रीज के लिए देखते हैं कौन कौन से आपके अकाउंट्स पर। तो यहाँ आप गौर करेंगे, यहाँ फ़ीस अनअर्नड लिखा हुआ है, फ़ीस अर्नड इनकम से रिलेटेड ट्रायल के अंदर। तो फ़ीस अर्नड तो आपने, आप जब भी देखते हैं या तो इनकम किस में आती है, क्रेडिट में जब भी अर्न की जाती है, तो आपने यहाँ एंटर किया $500, और डेबिट में आप क्या एंटर करेंगे इस वक्त। तो आप गौर कीजिएगा कि जब आप देखते हैं जो पैसे आपको या तो कैश मिलते हैं फ़ीस के हालत में, या आपको रिसीवेबल की हालत में मिलते हैं, यानी आपको इन फ्यूचर मिलने की उम्मीद होती है इससे। तो यहाँ क्योंकि आपको कैश नहीं मिला, तो यहाँ आप लिखेंगे जो आपका ट्रायल में करीबी तरीन बैलेंस जो इसको रिलेट करता है वो है अकाउंट्स रिसीवेबल। तो आप यहाँ लिखेंगे अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट में, क्योंकि ये आपका एसेट है जो कि आने वाला है इन करीब, एज एन एसेट ट्रीट हो गया। ठीक है जनाब, तो ये हमारा तरीका है करने का। अब आप ये चारों एंट्रीज़ को अगर गौर करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि इनमें दे आर ऑल रिलेटेड इन सच अ मैनर कि इनमें से एक इनकम स्टेटमेंट और एक बैलेंस शीट का अकाउंट एडजस्टिंग एंट्रीज में यूज़ होता है। इसमें कैश कहीं यूज़ नहीं हुआ, आपने गौर किया। एडजस्टिंग एंट्रीज में हमेशा एक बैलेंस शीट और एक इनकम स्टेटमेंट का यूज़ होता है। तो आप एक एक एंट्री को अगर गौर करें, जो लास्ट एंट्री इसमें आपने गौर किया अकाउंट रिसीवेबल आ रही है, ये अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस शीट का आइटम है, और फीस अर्न जो है वो इनकम का है। ठीक है जी, तो ये हमारा, तो इस एंट्रीज में आपने देखा हमने किस तरह एडजस्टिंग एंट्रीज पोस्ट की हैं हमारे लेजर के अंदर। ये हम इन फ्यूचर अब आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे कि इन एडजस्टिंग एंट्रीज को कैसे फाइनल ट्रायल बनाया जाता है और उसको कैसे एडजस्ट किया जाता है फाइनल ट्रायल बैलेंस में। ठीक है जी, उस वक्त तक लेट्स वेट। इसके बाद वाला लेक्चर हमारा FACC 06 है, और उसके अंदर हम एडजस्टिंग एंट्रीज़ को इनकॉर्पोरेट करना सिखाएंगे आपको, और फाइनल ट्रायल बैलेंस बनाना पीरियड का वो सिखाएंगे आपको। ठीक है जी, तो उस वक्त तक आप अगले लेक्चर का इंतज़ार कीजिए। जो ही वो आता है वो आपको मेरे चैनल को, क्योंकि अगर सब्सक्राइब और बेल का बटन दबाया हुआ है वो आपको खुद ही पहुंच जाएगा, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है जी, तो काइंडली मेरे नेक्स्ट लेक्चर का इंतज़ार कीजिए। और
सो स्टूडेंट्स, मैं अपना चैनल अभी ये लेक्चर एंड करता हूँ इसके साथ ही, और आपको मेरा चैनल बता रहा हूँ, ये माइंड बेंडर्स 172। इधर आपको ना सिर्फ नॉलेज के बारे में मिलेगा बल्कि सफ़रनामे भी बड़े मिल जाएंगे देखने के लिए। तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस को यूजुअली फुल आखिर तक देखा करें ताकि वॉच टाइम आपका आए और आपका इम्पोर्टेंट लेक्चर्स आपको पता लगें आगे क्या आ रहे हैं, क्योंकि वो एंड पे मैं अमूमन बता रहा होता हूँ लेक्चर्स के बारे में। तो ये अगर कोई क्वेरी या कोई मुश्किल है, आपको बात करना चाहते हैं, तो मेरे ईमेल ये मौजूद है, इस पर करें। और उसके अलावा व्हाट्सएप नंबर मेरा ये है, इस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कॉल्स को कोशिश करें ना करें क्योंकि मेरे पास भी टाइम नहीं होता ज़्यादातर। बेस्ट ऑफ लक बॉस।